हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल यू एकेडमी। मेरा नाम है उदय। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ मेटल्स एंड एलॉयज का लेक्चर नंबर 2। तो लेक्चर नंबर 1 में हमने बताया था कि जनरल टर्म्स कौन सी होती है मेटलर्जी के चैप्टर में। तो अब हम उस टर्म्स से रिलेटेड मेथड्स कौन सी होने वाली है इसके बारे में देखेंगे। अब देखो, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, तो इसमें 5 मेथड्स गिवन है। ठीक है, उसको स्टेप्स ऐसा बोला है मैंने। तो उनमें सब मेथड्स आएंगे। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स बोला है तो मतलब अभी जब हम माइनिंग करेंगे तो उसमें से मिनरल्स निकलते हैं। तो उनको कन्वर्ट किया जाता है ओर्स में, और ओर्स के बाद वाली स्टेप होती है प्योर मेटल। ठीक है, तो मेटल को ये सारी स्टेप से गुजरना पड़ता है, उसके बाद वो प्योर फॉर्म में हमें मिलता है। तो इसमें स्टेप नंबर 1 आता है पल्वराइजेशन, जिसमें क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग किया जाता है। उसके बाद स्टेप नंबर 2 आएगा कॉन्सेंट्रेशन, उसको ही एनरिचमेंट, बेनिफिसिएशन ऑफ ओर, ये सब बोला जाता है। इसमें दो मेथड है, फिजिकल और केमिकल। तो देखो, ये 5 स्टेप्स तो हम एक लेक्चर में कंप्लीट नहीं करेंगे। आज सिर्फ स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2 को कंप्लीट करेंगे। देखो, स्टेप नंबर 1 आया है पल्वराइजेशन। तो इसके अंदर कुछ ज्यादा डिटेल में बताने की जरूरत है नहीं। इसमें सिर्फ क्या करा जाता है कि ओर को क्रशिंग या ग्राइंडिंग किया जाता है, और जो बड़े बड़े लम्प्स होते हैं, मतलब कि जब माइनिंग करते हैं तो बड़े बड़े पत्थर जिससे मटेरियल निकलता है, तो उसको पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। तो मैंने ये लम्प्स ऐसा दिखाया है, और ये उसके छोटे छोटे क्रिस्टल्स है, ऐसा अंडरस्टैंडिंग कर लो। इसमें ज्यादा डिटेल में कुछ पूछेंगे भी नहीं, और लिखा भी नहीं होता है। इसके बाद वाली स्टेप देखेंगे। अब देखो, स्टेप नंबर 2 इम्पोर्टेंट है। इसमें 4 या कुछ 5 स्टेप, सारी 2 ही स्टेप हो सकते हैं शायद। तो देख लेते हैं। तो इसमें देखो, स्टेप 2 कॉन्सेंट्रेशन, और उसका ही नाम है बेनिफिसिएशन ऑफ ओर्स। इसमें देखेंगे मेथड्स ऑफ रिमूव इम्प्यूरिटीज फ्रॉम ओर्स। तो इसका सिंपल जो फंक्शन है वो क्या है, इम्प्यूरिटीज को रिमूव करने का। तो इसमें देखो, फर्स्ट वाले गिवन है हैंड पिकिंग, उसको बोलते हैं और ड्रेसिंग। तो इसके अंदर कुछ लिखा नहीं है। हैंड पिकिंग का मतलब क्या होता है कि हाथ से ही चीजों को अलग अलग निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर घर पे गेहूं ले आ जाता है ना, तो घर वाले क्या करते हैं, उसमें से कंकड़ चुन चुन के निकालते हैं ना हाथ से। वही होता है हैंड पिकिंग प्रोसेस। अभी ये तो कोई कर ही नहीं सकता ना, क्योंकि इतने सारे अमाउंट में अगर हम टर्न्स में कुछ मटेरियल निकालेंगे तो उसको हैंड पिकिंग करना मतलब बेवकूफी होगी। तो अब देखो, सेकेंड नंबर की जो मेथड है इसका नाम है मैग्नेटिक सेपरेशन। तो ये क्या है, इसके बारे में लिखा है देखो, बेस्ड ऑन डिफरेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ओर एंड impurities, वन ऑफ देम इज मैग्नेटिक एंड अदर इज नॉन मैग्नेटिक। अब ये क्या है कि जब हम कुछ मिनरल का मटेरियल निकालेंगे तो उसमें एक तो मेटल होगा, और दूसरी बात उसके साथ कुछ impurities होंगी। तो दोनों में से एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का अगर होगा, दोनों में से कोई भी एक अगर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो कर रहा होगा, तो हम मैग्नेटिक सेपरेशन ये टेक्निक यूज करने वाले। एक तो मेटल मैग्नेटिक फॉर्म में होगा और इम्प्योरिटीज नॉन मेटल में आ जाएंगी, तो मैग्नेटिक वहां पर काम कर सकता है। तो देखो, यहाँ पे फॉर एग्जांपल क्या दिया है, टीन स्टोन दिया है। इसको ही कैसीटेराइट बोलते हैं, मतलब कि टीन डाइऑक्साइड है। ठीक है, तो ये नॉन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है, और इसके साथ जो इम्प्योरिटी आई है, ये वाली वोल्फ्रामाइट, ये उसके साथ इम्प्योरिटी हमेशा चिपकी रहती है, तो ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करती है। तो इसका मतलब जब मैग्नेटिक सेपरेशन करेंगे तो ये मैग्नेटिक वाला उसको, जो मैग्नेट होगा उसमें चिपक जाएगा। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर उल्टा है, यहाँ पे क्या है, क्रोमाइड और या फिर मैग्नेटाइट या फिर पायरोलुसाइड, ये वाले तीनों, और प्लस सिलिका ऐसा आएगा, तो सिलिका नॉन मैग्नेटिक है। और ये तीनों में से कोई भी एक होगा सिलिका के साथ, तो ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा। तो ये क्या हो सकता है कि ये मैग्नेट को चिपक जाएगा। अब ये था थियोरेटिकल। अब हम इंस्ट्रूमेंट देते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन का। ये वाला देखो, अब देखो इसको पहले देख लो, ये वाले दो रोलर है। ठीक है, ये वाला रोलर, और ये बीच में जो है ना, ये बेल्ट मैंने एरो से भी बताया आपको। तो ये जो रोलर होने वाले ये मैग्नेट से बने, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के लिए। ठीक है,
और ये बेल्ट है ऐसा ही घूमते जाता है घूमते जाता है घूमते जाता है। तो मैं इसको है ना एरो से भी बता देता हूँ। ये देखो ऐसा घूमेगा, है ना, यहाँ से ये ऐसा घूमेगा, ऐसा अंडरस्टैंड कर लो। तो इसके साथ ही ये भी घूमेगा, दोनों एक साथ घूमेंगे। ठीक है। अभी देखो स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है इसका, ये ऊपर लिखा है ना और प्लस इम्प्योरिटी, यहाँ पे देखो ये वाला। तो यहाँ से हम उसको डालेंगे, ठीक है, इम्प्योरिटी को, क्योंकि इम्प्योरिटी प्लस और दोनों है ना, तो वो दोनों सेपरेट करना है हमें। तो यहाँ से गिरेगा और बेल्ट के ऊपर से यहाँ पे ट्रेवल करेगा। जैसे ही यहाँ पर यहाँ तक आ गया तो ये रोलर स्टार्ट हो जाएगा। तो ये रोलर मैग्नेट से बना है। तो अगर दोनों में से कोई भी एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा तो वो रोलर को चिपक जाएगा, है ना। तो जैसे ही चिपक जाएगा तो वहां से यहाँ तक चिपका हुआ रहेगा, लेकिन यहाँ तक आने के बाद जो रोलर और बेल्ट दोनों अलग हो जाएंगे। तो अपने आप यहाँ से जो प्रॉपर्टी शो करने वाला इम्प्यूरिटी हो या और हो वो इस कंटेनर में गिर जाएगा। ठीक है। और जो नॉन मेटेलिक या फिर नॉन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है वो अपने आप है ना, उसका कुछ इफेक्ट होगा नहीं मैग्नेट पे, वो सीधा अपने आप यहाँ पर आ जाएगा नॉन मैग्नेटिक इम्प्यूरिटी के कंटेनर में। ऐसा इनका सेपरेशन होगा। जो मैग्नेटिक होगा वो इस कंटेनर में आ जाएगा और नॉन मैग्नेटिक होगा वो इस कंटेनर में आ जाएगा। एकदम सिंपल इंस्ट्रूमेंट है, आपको सिर्फ देखना है और अंडरस्टैंड करना है। अब इसके बाद देखेंगे हाइड्रोलिक वॉशिंग। इसको ही बोला जाता है लेविगेशन या फिर ग्रेविटी सेपरेशन। अब देखो इसका बेस्ड किसके ऊपर है, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट बोथ ore and impurities have different specific gravity। स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब डेंसिटी बोला है। जनरली ओर इज हेवी एंड इम्प्यूरिटीज आर लाइटर। तो उसके कुछ एग्जांपल दिए हैं उन्होंने। तो उन्होंने क्या बोला है कि जब ओर और इम्प्यूरिटीज दोनों एक साथ होती है उनको सेपरेट करने के लिए अलग अलग टेक्निक है। तो थर्ड वाली टेक्निक है हाइड्रोलिक वॉशिंग, जिसमें ना स्पेसिफिक ग्रेविटी का इस्तेमाल होने वाला है, मतलब कि डेंसिटी। तो डेंसिटी क्या होता है कि दो कोई भी एलिमेंट होगा उसके जो एटम्स है उनके अंदर का जो डिस्टेंस एकदम कम से कम होगा तो उसकी डेंसिटी ज्यादा हो जाती है ना। तो ये वाला इंस्ट्रूमेंट है देखो, इसको बोलते हैं व्हील फ्लाई टेबल। तो ये वाला ऐसा टेबल है, यहाँ पे देखो यहाँ तक एक चेम्बर दिख रहा है, इसके ऊपर भी थोड़े रोलर दिख रहे हैं मुझे। उसके बाद यहाँ पर भी रोलर है और ये स्टेप बाय स्टेप है, 1 2 3 4 ऐसे 4 स्टेप है। उसके अंदर क्या है, छोटे छोटे ऐसे खांचे बने हैं। तो अगर यहाँ से हम स्टार्ट करें इसको, यहाँ से, तो यहाँ से क्या करना पड़ेगा, वो मटेरियल हम डालेंगे मिनरल जो मैंने माइनिंग करके निकाला था, और प्लस रनिंग वाटर डालेंगे, यहाँ पे वाटर डालेंगे। तो क्या होगा कि और क्या होती है, हेवी होती है, यहाँ कोई बताए, और हेवी होती है। तो वो यहाँ पे अटक जाएंगी, ठीक है, यहाँ पे अटक जाएगी बीच बीच में सब जगह पे। और इम्प्यूरिटीज क्या होती है, लाइटर होती है। लाइटर होने की वजह से वो वाटर के साथ बहती हुई नीचे नीचे खिसक जाएगी। तो यहाँ पे आएगी, यहाँ पे कुछ बच जाएंगे वो यहाँ पे अटक जाएंगे, और उसके बाद इम्प्योरिटी तो चले जाएंगे लेकिन कुछ और बच जाएंगे वो यहाँ पे अटक जाएंगे। तो ऐसा करते करते धीरे धीरे अमाउंट खत्म होता जाएगा और लास्ट स्टेप में क्या आएगा, सिर्फ इम्प्योरिटीज बाहर निकलेगी, और जो भी और थी वो सब थोड़ी थोड़ी जगह पे अटकते अटकते हुए जाएगी और सब यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से हाइड्रोलिक वॉशिंग था, इसको लेविगेशन या फिर ग्रेविटी सेपरेशन बोलते हैं। तो इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, तो वो बोलेंगे ना ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी का इस्तेमाल कौन सी स्टेप में किया जाता है, या फिर डेंसिटी का इस्तेमाल कौन सी स्टेप में किया जाता है। ठीक है। या फिर ऐसा पूछा जाएगा इसमें कि और हेवी होती है या फिर इम्प्योरिटीज हेवी होती है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। आप उसको प्रिपरेशन करके रखना। अब देखो ये काफी इंपॉर्टेंट स्टेप है, फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। तो इसमें ना एक ही काम है कि सल्फाइड को एक्सट्रैक्ट करने के लिए ही इस्तेमाल होता है सबसे ज्यादा, सल्फाइड। और उसका ही सेकंड नाम क्या दिया है, पायराइट। तो ये हिंट है कि ये सिर्फ सल्फाइड के लिए ही यूज होती है फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। इसमें दिया है देखो, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट बोथ ओर एंड impurities हैव डिफरेंट वेटेबल प्रॉपर्टीज। ores are generally wettable in oil and impurities are wettable in water। अब इसका क्या दिया उन्होंने, वेटेबल प्रॉपर्टीज मतलब एडसॉर्प्शन, मतलब कि सपोज अगर स्पंज अगर वाटर में डाल दिया तो वो क्या करेगा, वाटर को एडसॉर्ब कर लेगा, तो वो प्रॉपर्टी होती है वेटेबल प्रॉपर्टी। तो जनरली दिया है कि जो ओर होती है
वो कहाँ पे वेटेबल होती है, ऑयल में, और जो इम्प्योरिटीज होती है वो वाटर में होती है। तो इसका मतलब यहाँ पे वाटर और ऑयल दोनों को मिक्स करके सेपरेशन होने वाला है। ठीक है, तो देखो इसमें क्या क्या यूज होने वाला है और उसका फंक्शन क्या है, ये सब दिया हुआ है ना। जैसे वाटर है, उसके बाद पाइन ऑयल दिया है, और पाइन ऑयल नहीं होगा तो क्या होंगे, यूकैलिप्टस ऑयल दिया है एज अ कलेक्टर या फिर ट्रांसफॉर्मिंग एजेंट बोलते हैं इसको। उसके बाद क्रिसोल और एनिलीन एज अ फ्रंट सॉरी फ्रॉथ स्टेबिलाईजर, मतलब स्टेबिलिटी के लिए क्रिसोल या फिर एलिन यूज करेंगे। उसके बाद पोटेशियम इथाइल xanthate is used as a collector to increase wettability of ore in oil। तो मतलब वेटेबिलिटी जो है एडसॉर्प्शन की प्रोसेस को इंक्रीज करने के लिए इसका इस्तेमाल होने वाला है। और बाद में दिया है डिप्रेशन टू कलेक्ट रिक्वायर्ड सल्फाइड फ्रॉम ओर। तो लास्ट वाले स्टेप में क्या दिया है, सल्फाइड कलेक्ट करने के लिए उन्होंने डिप्रेशन यूज करने वाले। अब देखना है नेक्स्ट क्या दिया है। ये देखो अभी स्ट्रक्चर दिया है ना, तो मैंने है ना दो फिगर्स लिए फ्रॉथ फ्लोटेशन के लिए। देखो अभी ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये सब आपकी सीबीएसई की जो बुक है एनसीईआरटी उसमें गिवन है। तो इसमें देखो ये रोटेटिंग पैडल गिवन है, उसके बाद यहाँ से एयर एंटर होने वाली है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो ये वाले नीचे पैडल ड्रॉस इन एयर एंड स्टर द पल्प। ये जो पल्प दिख रहा है स्काई ब्लू कलर में, इसको क्या करते हैं, स्टर किया जाता है। हमेशा ऐसा गोल 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 घूमता रहता है। और उसके बाद जो मटेरियल है उसमें ऑयल जो है ओर के साथ चला जाएगा, और इम्प्योरिटी वाटर के साथ चले जाएगा, और दो लेयर फॉर्म हो रहे हैं। देखो ऊपर जो है वो अलग लेयर है, नीचे अलग लेयर। अब तो नीचे तो वाटर होगा और ऊपर वाला ऑयल होगा, क्योंकि ऑयल क्या होता है, लाइटर होता है ना वाटर से। तो ऑयल के अंदर क्या आएगा, ऑयल के अंदर वेटेबल प्रॉपर्टी किसकी शो हो रही, ओर की। ठीक है, तो ये दिख रहा है ना मिनरल फ्रॉथ, यहाँ पर इसको फ्रॉथ बोलते हैं ऊपर। ये फ्रॉथ का मतलब क्या है, एक प्रकार से साबुन का क्या है छाग निकलता है ना, उसके तरह ऊपर रहता है, छाके से ऊपर रहता है। उसी तरह है ना ओर को लेकर ये छाग क्रिएट होता है और ऊपर के उसको निकाल सकते हैं। जैसे कि मिल्क में उसको हीट करते हैं हम, उसके बाद कूल डाउन हो जाता है तो ऊपर क्या आता है, क्रीम आता है ना, क्रीम को इसे निकाल लेते हैं हम। उसी तरीके से ऊपर जो ओर की फ्रॉथ बनी है उसको निकाल सकते हैं इजीली। तो ये हो गया एनसीईआरटी वाला। अब देखो इससे ये स्ट्रक्चर है, ये वाला स्ट्रक्चर ये काफी इजी है एनसीईआरटी के स्ट्रक्चर से। देखो यहाँ पर है ना ये चेंबर है, वहां पर भी एक चेंबर था, और ये जो लेयर है ये सेकंड वाला लेयर है, फ्रॉथ का लेयर है। मतलब ये क्या है, ऑयल का लेयर है जिसने इसके साथ फ्रॉथ बनाया है ना, ऑयल ओर के साथ, ओर प्लस ऑयल है, और यहाँ पर इम्प्योरिटीज प्लस वाटर है। यहाँ से देखो, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है इंस्ट्रूमेंट। यहाँ पे क्या गिवन है, पाउडर है। कौन से फॉर्म में, इसमें पाउडर में ओर है, ऑयल है और वाटर है, इसको डालेंगे यहाँ से। ठीक है, यहाँ से डालने के बाद यहाँ पे सेपरेशन स्टार्ट हो जाएगा, और यहाँ पे एयर कंप्रेशर है, मतलब कि एयर जाएंगे यहाँ से। और ये देखो यहाँ से ऐसा गोल गोल घूमेगा, तो गोल गोल घूमेगा तो और जो है ऑयल के साथ चिपक जाएगी, और जो इम्प्योरिटी वो वाटर के साथ चिपक जाएगी, और वाटर तो नीचे रहेगा। ठीक है, और इम्प्योरिटी यहाँ से बाहर निकलेगी। गैंग दिया है ना, गैंग का मतलब हम देखा था फर्स्ट वीडियो में, उसका मतलब होता है इम्प्योरिटीज, अनवांटेड मटेरियल। तो वो यहाँ से निकल जाएगा। और यहाँ पर क्या बचा है, फ्लॉथ फ्रॉथ। अब ये क्या है, फ्रॉथ है ना, लाइट ओर पार्टिकल इन फ्रॉथ, मतलब ये ओर को लेकर जाएगा, यहाँ से ट्रेवल करेगा और यहाँ से कॉन्सेंट्रेटेड ओर बाहर निकल जाएगी। ये था एकदम सिंपल इंस्ट्रूमेंट फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस का। अब देखो इसके बाद वाली जो स्टेप है उसका नाम है लीचिंग। ठीक है, तो लीचिंग का मतलब क्या होता है कि केमिकल कंटेंट होंगे जिसके वजह से वो अगर हम कंटेंट में डालेंगे, हमारी जो मिनरल रहेगा उसके अंदर डालेंगे, और वहां से इम्प्योरिटी को रिमूव कर देगा। ठीक है, तो ये तो एसिड के फॉर्म में लीचिंग होगी, या फिर बेस के फॉर्म में, या फिर रिएजेंट होगा कुछ। तो फॉर एग्जांपल दिया है, देखो यहाँ पे ओर है, ओर प्लस इम्प्योरिटी ये दोनों साथ में होंगे, तो उसके अंदर एक तो मैं एसिडिक लीचिंग करूंगा या फिर बेस, तो दोनों के नेचर के ऊपर डिपेंड है। तो अगर ऐसा करेंगे तो यहाँ पर क्या फॉर्म होगा, और सॉल्यूशन इन एक्वेस फॉर्म, और इम्प्योरिटीज इनसोल्यूबल। मतलब जो और होने वाली है वो एक्वेस में सोल्यूबल है, और जो इम्प्योरिटी है वो इनसोल्यूबल है। इसका मतलब इसको हम फिल्टर भी कर सकते हैं ना। जैसे कि अगर और है वो सोल्यूबल हो गई तो इसको फिल्टर पेपर लगाएंगे, तो फिल्टर पेपर के साथ वो वाटर के साथ
निकल जाएगी और जो इनसॉल्युबल मटेरियल वो फिल्टर पेपर में आ जाएगा। तो ये तो सिंपल हो जाएगा। देखो इसका एग्जांपल दिया है, एल्यूमिनियम, गोल्ड और ऑरम दिया है। ठीक है, गोल्ड मतलब ऑरम, ये एल्यूमिनियम और ये सिल्वर है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या प्रोसेस है, लीचिंग में बेयर्स प्रोसेस गिवन है। ये क्या है, फॉर रेड बॉक्साइड, ये सिर्फ रेड बॉक्साइड के लिए यूज होता है। इम्प्यूरिटीज ऑफ ऑक्साइड ऑफ आयरन, तो इम्प्यूरिटीज कौन सी इसमें, Fe2O2 ये इम्प्यूरिटी होने वाली है। और ये जो लीचिंग का जो रिएजेंट है वो क्या होने वाला है, यहाँ पे NaOH होने वाला है। क्या है, NaOH। तो देखो Al2O3 और ये टू हाइड्रो सॉरी वाटर मॉलिक्यूल है। ठीक है, Al2O3.2H2O गिवन है, उसमें हम क्या करेंगे 45% NaOH डाल देंगे, मतलब एज अ लीचिंग रिएजेंट। तो जैसे डाल दिया, उसके बाद 200 टू 250 डिग्री सेल्सियस पे उसको हम क्या करेंगे, हीट करेंगे। हीट करने के बाद देखो ऐसा कॉम्प्लेक्स मिलेगा NaAlO2 और यहाँ से वाटर अलग हो जाएगा। तो ये हो गया सोडियम बेटा एल्यूमिनेट। अब इसके बाद जो बचा हुआ बटल था NaAlO2, उसको फिर वाटर के साथ एडिशन कर दिया और उसके बाद एक सॉल्यूशन ले लिया AlOH3 और उसको भी 25 टू 30 डिग्री सेल्सियस तक हीट किया और उसका टाइम ड्यूरेशन भी दिया है 36 आवर्स नियर अबाउट गिवन है। ठीक है, तो इससे भी एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा AlOH3 और इसमें से NaOH बाहर निकल गया। अब ये जो बचा हुआ है AlOH3 उसको ले लिया और उसको 1200 डिग्री सेल्सियस पर हीट किया अभी। उसके बाद यहाँ से मिल रहा है Al2O3। ठीक है, तो देखो आप आपको क्या लगेगा कि स्टार्टिंग में भी Al2O3 था, अभी भी Al2O3 है, लेकिन उसमें फर्क क्या है कि स्टार्टिंग में इम्प्यूरिटी थी लेकिन अभी इम्प्यूरिटी नहीं है। ओके, इतना ही फर्क है उसमें, और उसका भी फंक्शन वही था कि इम्प्यूरिटी को रिमूव करना। ओके, अब देखो सेकंड दिया है बी, हॉल्स प्रोसेस, इसमें भी क्या दिया है, ये भी फॉर रेड बॉक्साइड के लिए, इम्प्यूरिटीज ऑफ ऑक्साइड आयरन एंड सिलिका। तो इसमें क्या आएगा, Fe2O3 और SiO2 आएगा। तो इसमें क्या यूज करने वाले रिएजेंट Na2CO3। ओके, अब देखो इसकी भी रिएक्शन नहीं लिखी क्योंकि इसकी रिएक्शन और इसकी रिएक्शन सेम होने वाली है, इसकी सरपेक्स प्रोसेस की। इसमें दिया है फॉर व्हाइट बॉक्साइड, इसमें भी इम्प्यूरिटीज ऑफ सिलिका SiO2, इसमें भी SiO2। अभी इसमें क्या है, यूजेस ऑफ कॉक एंड नाइट्रोजन, ये कोक है, सॉरी मैंने कॉक बोला उसको, कोक एंड नाइट्रोजन में यूज होने वाले। तो देखो कोक का मतलब क्या होता है, कार्बन होता है ना, उसको कोक बोलते हैं, और नाइट्रोजन आपको पता ही है। तो इसमें भी लिया है Al2O3 प्लस कोक प्लस नाइट्रोजन। उसके बाद ये हीटिंग हीटिंग किया तो यहाँ से कॉम्प्लेक्स हो रहा है AlN और इसमें से कोक बाहर निकल रहा है। उसके बाद जो बचा हुआ है AlN, उसके साथ वाटर का एडिशन किया तो यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स हो गया AlOH3। उसके बाद अमोनिया बाहर निकल जाएगा। अब बचा हुआ जो प्रोडक्ट है उसको भी लिया AlOH3, उसको 1200 डिग्री सेल्सियस तक हीट किया तो उसके बाद ये कॉम्प्लेक्स मिल रहा है Al2O3, इसमें से वाटर रिमूव हो गया। अब इसमें भी देखो, इसमें भी Al2O3 है, इसमें भी Al2O3 है, लेकिन इसमें से क्या हुआ है कि जो इम्प्यूरिटी थी वो इम्प्यूरिटी क्या हो गई, बाहर निकल गई। इतना ही फर्क है और उसका फंक्शन कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब देखो ये लास्ट वाला आएगा सिल्वर एंड गोल्ड लीचिंग प्रोसेस। ये वाला क्या है, सिल्वर और गोल्ड के लिए। इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोमेटलर्जी या फिर मैक आर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस, ऐसा नाम है उसका, या फिर साइनाइड प्रोसेस या फिर रिडक्शन मेथड। More electropositive element zinc displaces less electropositive elements like Ag and Au। अब more electropositive कौन सा है, जिंक है, और लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है सिल्वर और गोल्ड। तो इनके रिएक्शन के थ्रू बताया है, देखो फोर, ये गोल्ड है, ये साइनाइड है, वाटर है, ऑक्सीजन है। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, ये कॉम्प्लेक्स क्रिएट हो रहे हैं और हाइड्रोक्सिल बाहर जा रहा है। तो इसमें देखो ये कॉम्प्लेक्स का नाम दिया है पोटेशियम ओरोसाइनाइड और इसका नाम दिया है सोडियम ओरोसाइनाइड। तो यहाँ पे सोडियम लगाना भूल गया, ऐसा अंडरस्टैंड कर लो, यहाँ पे सोडियम है क्योंकि ये नीचे लिखा है ना। और लास्ट में क्या आएगा, देखो जिंक प्लस 2 साइनाइड, उसके बाद 2 यहाँ पे जिंक और साइनाइड है। इस तरीके से प्रोसेस गिवन है। तो सेपरेट होने का तरीका वही है, जिंक का देखो यहाँ से ऑरम सेपरेट हो गया और एक कॉम्प्लेक्स
जिंक और साइनाइड का क्रिएट हो गया। और ये ऑरम जैसे कहते थे, ऑरम मतलब गोल्ड, तो गोल्ड एक्सट्रैक्ट करने की प्रोसेस इस तरीके से थी। इसमें कुछ इंस्ट्रूमेंट वगैरह कुछ किए उन्होंने, तो डायरेक्ट रिएक्शन के थ्रू बता दिए। ओके, अगर इसके बाद भी आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। इसके बाद वाले स्टेप में अगले वीडियो में आपको दे दूंगा। थैंक यू।